251 पेज पे कोष्ठी के बाद हमारा जो रसशास्त्र का पोर्शन हम पढ़ रहे थे उसमें वंकनाल के बारे में बोला गया है। वंकनाल की जो बड़ी नली होती है वो 1 अरतनी लंबी होती है और छोटी नाली 5 अंगुल लंबी। ये आपको याद रखना है वंकनाल के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया पारद का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, परमाणु बंधन क्षमता इसकी 2 है, परमाणु क्रमांक मींस एटॉमिक नंबर 80 है, एटॉमिक वेट परमाणु भार 200.6। तो आप ये हाईलाइट कर सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 80 एंड वेट इज 200.6। ये पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट विशिष्ट गुरुता करके लिखा ना, गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 13.56। ये VHU में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये पूछी हुई है। आजकल बहुत रेयर है कि इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाए, बट पहले आया हुआ है तो रिपीट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे बोले गए क्षेत्र भेद से पारद के भेद रस रत्न समुच्चय में हम पढ़ते हैं 5 बोले गए हैं। रस, रसेंद्र, सूतक, पारद और मिश्रक। जो पहला है रस वो रक्त वर्ण का होता है। उसके लिए एक लाइन आती है, आप चाहो तो लिख सकते हैं नीरुजा निर्जरा अमरा। यानी जो अमर होते हैं मतलब मीन्स जो देवता है उनको क्या करते हैं, उनकी रुजा का हरण कर लेते हैं या व्यक्तियों की रुजा का हरण करते हैं। और निर्जरा मतलब जरा से रहित कर देते हैं अगर कोई इसका सेवन करे। नीरुजा निर्जरा अमरा ये रस के लिए आया। वैसे हम रस रत्न समुच्चय में भी पढ़ेंगे। फिर रसेंद्र के लिए क्या बोला, ये कपिश या श्याव वर्ण का होता है। इसके लिए बोला है नाग मृत्यु जरो उज्झिता। जो नाग आदि उनकी मृत्यु और जरा का हरण करता है। सूत के लिए बोला ईशत पीत वर्णी होता है। इसके लिए बोला दशाष्ट संस्कृते सिद्धो देह लोहम करोति च। यानी 18 संस्कार जो हम पारद के करते हैं, इस पारद के संस्कार करने के बाद ये देह और लोह को करने वाला होता है। फिर पारद जो होता है वो शुभ्र वर्ण का, उसके लिए बोला है सर्व रोग हर, सभी रोगों का नाश करने वाला। आप इसको जो है वो इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। रस रत्न समुच्चय में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। मिश्रक वाला जो मिश्रक का कलर है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। मयूर चंद्रिका छाया, मयूर जो चंद्रिका है उसकी छाया जैसा होता है मिश्रक। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, मयूर कंठ छाया सस्यक, वो आपने हाईलाइट किया। सस्यक के बारे में इंपॉर्टेंट है मयूर कंठ छाया और मयूर चंद्रिका छाया मिश्रक जो पारद है उसके लिए बोला गया। फिर आपने हाईलाइट किया पारद की पूजा 5 प्रकार की, भक्षण, स्पर्श, धान, ध्यान और सर्वोपचार। पारद के संस्कार जो है वो 18 हैं, ये आपने हाईलाइट किया। नंबरिंग पूछ लेते हैं, बिल्कुल इजी बनाना हो तो। पारद के संस्कार 18 बताए गए। नेक्स्ट है 252 पेज नंबर पे। यहाँ पे बोला स्वेदन है, दीपन या नियामन संस्कार ये दोला यंत्र में स्वेदन करते हुए करते हैं। मर्दन और मूर्छन संस्कार तप्त खल्व में किया जाता है। उत्थापन संस्कार ऊर्ध्वपातन में, पातन संस्कार ऊर्ध्व या अधः पातन यंत्र में, और रोदन संस्कार कांच कूपी में द्रव स्थापन करके। नेक्स्ट ये लिखा है पारद संस्कार के फल, इंपॉर्टेंट है स्वेदन में हाईलाइट करना मल शैथिल्य कारणम। ये जो पहला लिखा है ना मल शैथिल्य कारणम, इसको आपने हाईलाइट किया स्वेदन के बारे में। यानी पारद का जो आप स्वेदन संस्कार करते हो उससे होगा क्या पारद को, तो मलों की शिथिलता कर देगा। ये जो नेक्स्ट लिखा है ना बही मल विनाशनम, उसके ऊपर लिख लीजिए मर्दन। जो मर्दन संस्कार किया जाता है पारद उसका फल होता है ये बही मल नाशनम, बही मल विनाशनम। फिर मूर्छन के लिए बोला दोष त्रय विनाशनम और भुज कंचुक नाशनम आप लिख सकते हैं। मूर्छन संस्कार के बारे में भुज कंचुक नाशनम, भुज कंचुक नाशनम। स्वेदन के लिए आपने हाईलाइट किया मल शिथिल्य कारणम, मर्दन में बही मल विनाशनम, मूर्छन में दोष त्रय विनाशनम और भुज कंचुक नाशनम। उत्थापन के लिए मूर्छा व्याप्ति नाशनम। उत्थापन मीन्स किसी को आपने उठाना है ना, तो मूर्छा व्याप्ति जो हुई है उसका नाश करने वाला उत्थापन। पातन के लिए बोले गए कि ऊर्ध्व पातन से क्या होगा, अधः से, तिर्यक से क्या। बोधन के लिए देखिए क्या बोला है, बोधन, बोधन संस्कार के लिए वीर्य प्राप्नोति
अनुत्तमम। आगे लिखिए सृष्टि अंबुज। सृष्टि अंबुज, एक वर्ड आएगा सृष्टि अंबुज। सृष्टि अंबुज, ये भी बोधन संस्कार के लिए आएगा। रस रतन समुच्चय जब हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या मतलब है उस चीज का या क्यों आया वो, लेकिन यहाँ पे आप वर्ड याद रखना सृष्टि अंबुज। नेक्स्ट नियामन को हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नियामन हाईलाइट किया आपने, चपलत्वम विनिवर्तते। चपलत्वम निवृत्ते। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस संस्कार के बाद जो पारद है उसमें रुजाहर गुण आ जाता है। रुजाहर गुण किसके बाद आता है? ऑप्शन थे मूर्छन या फिर मूर्छना, ऐसे करके। तो मूर्छना को आप उसमें आप ये जो क्वेश्चन है जो भी हमने रिपीट किया, आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए। किस संस्कार के बाद पारद में रुजाहर गुण आता है? रुजाहर गुण आता है, यानी एनाल्जेसिक्स इफेक्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो वो मूर्छना संस्कार आंसर आएगा इसका, मूर्छना। मूर्छन और मूर्छना दोनों अलग अलग है, तो मूर्छना याद रखना है आपने। मूर्छना से क्या होगा? रुजाहर गुण आएगा। एक ये क्वेश्चन आपने लिखा, एक चाहो तो आप पेज के बॉटम पर लिख लीजिए, जहां भी आपको स्पेस सही लगे लिखना है। क्वेश्चन लिखिए आप, येन येन ही चांचल्यम। येन येन ही चांचल्यम। येन येन ही चांचल्यम दुर्ग्रहत्वम च नाश्यति। येन येन ही चांचल्यम दुर्ग्रहत्वम च नाश्यति, ये किसके लिए कहा गया? यानी चंचलता या फिर दुर्ग्रहित्व इनका नाश करता है, तो ये किसके लिए कहा गया? ऑप्शन आपको बोलेंगे नियामन है, बंध है, या कोई और, उत्थापन, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। तो उसका आंसर आएगा बंध। आप इसके श्लोक के नीचे लिख लेना, येन येन ही चांचल्यम दुर्ग्रहत्वम च नाश्यति, ये बंधन के लिए बोला गया। जो हम बंध पढ़ेंगे अभी आगे, पारद के बंध कितने होते हैं, तो बंध के लिए बोला गया ये येन येन ही चांचल्यम। अभी आपने हाईलाइट किया नियामन के लिए, चपलत्वम निवर्तते, यानी चपलता जो होती है ना पारद की, वो नष्ट करता है नियामन संस्कार। नियामन संस्कार से वो नियंत्रित रहता है, चपलता नष्ट होती है। बंधन में भी इस तरीके से, लेकिन लिखने का अंदाज चेंज है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर दीपन के लिए बोला, ग्रासार्थी जायते सुतः, ग्रासार्थी हो जाता है। दीपन क्या करते हैं? अग्नि को बढ़ा रहे हैं ना एक तरीके से, तो पारद किसी भी चीज को ग्रहण करने में समर्थ हो जाएगा। फिर आगे पारद की गतियां बोली गई हैं, कौन कौन सी गतियां होती हैं? जल गति है, मल गति होती है, हंस गति है, धूम गति या फिर जीव गति, ऐसे बोला गया। जो ये जीव गति होती है इसके नीचे लिख लीजिए अदृश्य। जीव गति जो होती है पारद की, वो अदृश्य होती है। नेक्स्ट उसके बाद बोले गए पारद के बंध, ये जो नंबरिंग है इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। 25 बंध होते हैं पारद के। बंधन कितने? 25। कौन से? हट, आरोट, आभास। ये आपको ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा है या किससे। आप एक बार लिखिए, जहां पे बंधन उपयोग करके नीचे लिखा है ना, वहां पे आप स्टार लगा के एक लिखिए आरोट। आरोट, आरोट लिख के आगे एरो करके लिख लीजिए क्षेत्रीकरणे श्रेष्ठ। क्षेत्रीकरणे श्रेष्ठ, आरोट के आपने आगे एरो करके लिखा क्षेत्रीकरणे श्रेष्ठ। ये जामनगर में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्षेत्रीकरण में श्रेष्ठ कौन सा बंध है? तो आरोट बंध है। उसके बाद हट और आभासी से हानिकारक प्रभाव होता है इनका। खोट पोट आदि से क्या होता है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए हट, खोट, मूर्ति, द्रुति, श्रृंखला, पिष्टि, क्षार बंध। फिर है बालक बंध। बालक बंध में देखिए सम भाग अभ्रक लिया जाता है, मतलब जितना पारद है उतने ही वेट में अभ्रक लिया जाता है, वो बालक बंध होता है। कुमार में दुगुना लेते हैं अभ्रक, तरुण में चतुर्गुण और वृद्ध में षडगुण लिया जाता है। फिर देखिए जलूका बंध जो होता है 3,
जलूकाकार, वलयाकार या गुटिकार। आवि क्षीर की भावना हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछेंगे जो हमारा जलोका बंध होता है, जलूका बंध, उसमें किससे भावना दी जाती है, तो आवि क्षीर जो होता है उससे भावना दी जाती है। और इसके आगे एरो करके लिख लीजिए, स्त्रीणाम द्रावे अति सश्यते, स्त्रीणाम द्रावे अति सश्यते, स्त्री स्त्रीणाम द्रावे अति सश्यते, जलूका बंध के लिए बोला गया। आप लिखिए यहीं पेज के बॉटम पे जहां भी आपको स्पेस मिले, पोर्ट बंध, पोर्ट बंध एरो करके लिख लीजिए, परपटी निर्माण। पेज नंबर 252 पे हम पढ़ रहे हैं गोविंद पारिक में। पोर्ट बंध के आगे आपने एरो करके लिखा परपटी निर्माण। परपटी निर्माण में कौन सा बंध, यानी पोर्ट बंध यूज किया जाता है। और इसके लिए एक वर्ड और आया है, बालाद्य अखिल रोगनुत। बाल आदि यानी जो बालक आदि होते हैं ना, बच्चे हैं, उनके सभी रोगों को नष्ट करने वाला होता है पोर्ट बंध। तो बालाद्य अखिल रोगनुत, बालाद्य अखिल रोगनुत पोर्ट बंध के लिए, यानी जो परपटी है उसके लिए बोला गया। नेक्स्ट हमारा 253 नंबर पेज पे यहाँ पे प्रमाण बोला गया है। जो हमारा जलूका बंध है उसके लिए बोलते हैं, बाला में देते तो 8 अंगुल लंबा, 16 वर्ष तक देय है। युवतियों में 10 अंगुल लंबा दिया जाता है। ये जो बंध है वो रखते हैं ना पारद को, तो 32 वर्ष तक। और प्रगल्भा में जो है वो 12 अंगुल लंबा और 50 वर्ष तक देय। फिर इंपॉर्टेंट है अष्टलोह पूजा। 8 प्रकार के जो लोह है उनकी पूजा जो है वो, यानी कौन सी डायरेक्शन में उनको रखा जाता है, इसको अष्टलोह पूजा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया, पूर्व में रखा जाता है स्वर्ण और रजत, पश्चिम में कांत लोह और वंग, उत्तर में तीक्ष्ण और मुंड लोह, दक्षिण दिशा में ताम्र और नाग को रखा जाता है। तो आप जैसे हम बनाते हैं ना जो दिशाएं, उनका जो बनाते हैं हम एरो करके, एक हॉरिजॉन्टल है यानी प्लस का निशान आपने बनाना है। देन जो सुपीरियर वाला एरो है उस पे आप क्या लिखोगे कि वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, उसके जस्ट अपोजिट साउथ होगा। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें आगे की तरफ पूर्व है, पीछे की तरफ पश्चिम है। ये आपको पता है डायरेक्शन कैसे बनेगी, नॉर्थ कहाँ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पे होते हैं, ये आपको पता है। जो पूर्व दिशा होती है, आपको पता है सूरज कहाँ से उगता है, तो ईस्ट से ही आएगा ना। तो पूर्व दिशा में आप लिखना सौर, सौर मतलब स्वर्ण और रजत। इससे आप याद रखना, सौर ऊर्जा मीन सनलाइट जो आपको मिलती है ना, सन से जो एनर्जी मिल रही है। तो सौर वर्ड से याद रखना सौर। सौर का मीन मतलब स्वर्ण और रजत, ये क्या है, पूर्व दिशा में रखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिण दिशा। तो आपको पता है जैसे सीता, याद रखना आप, इसका जो ट्रिक है याद रखने का, सीता, सीता, सीता का मतलब क्या है, शीस और ताम्र। शीस बोलते हैं, सीसा बोलते हैं हम नाग को। तो सीता का मतलब सीसा और ताम्र, ये दक्षिण दिशा में। आपको पता है साउथ की तरफ ही लेके, श्रीलंका जो है वो साउथ में है ना हमारा, तो जो रावण है वो सीता को कहाँ उठा के ले गया था, दक्षिण दिशा की ओर। तो याद रखना जो दक्षिण दिशा है उसमें सीता याद रखना, यानी सीसा यानी नाग, और त का मतलब ताम्र, ये धातुएं रखी जाती हैं, इनकी पूजा की जाती है। फिर पश्चिम में याद रखना वाका, वा और का यानी वंग और कांत लोह। पश्चिम में याद रखना वाका यानी वंग और कांत लोह। उत्तर दिशा में है मोती, मु का मतलब मुंड लोह और ती का मतलब तीक्ष्ण लोह। मुंड और तीक्ष्ण लोह है हमारा उत्तर दिशा में। 253 पेज नंबर तक की फिर हम आज जिसको इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है परपटी, कल्पना या घटक आदि द्रव्य, ये हम कल डिस्कस करेंगे। अभी जो आपको पढ़ाया है इतना ही पढ़ते हैं हम इसमें।